थोड़ा सा मुझे अपने बारे में ये बता दो कि आप लोग का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, इंटर है, ए लेवल्स है, कॉमर्स है, मेडिकल है, क्या है? सर आपसे शुरू करते हैं। कॉमर्स ए लेवल्स, जी सर। इंटर प्री मेडिकल, कॉमर्स ए लेवल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। अच्छा जी, दर्पण खतरी, नहीं ना, सही नाम पढ़ा है बेटा मैंने? दर्पण, इंटर प्री मेडिकल। और जो बैठे हो बेटा? अच्छा जी, वकास अली, कॉमर्स। एच क्या नाम हुआ भाई? मिस्टर एच, प्री मेडिकल। और हसनैन भुट्टो, प्री मेडिकल, ठीक है। यानी हमारे पास डॉक्टर साहिबान ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, चलें, खैर कोई मसला नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, PRC 2 के बारे में, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस, इसके बारे में कोई आइडिया? नो आइडिया। अच्छा, पेपर का पैटर्न का कोई आइडिया? ओके। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझो कि आपका जो पेपर है वो बेटा MCQs बेस्ड है। आपका जो पेपर पैटर्न है MCQs बेस्ड है, नंबर 1। नंबर 2, ये कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक हो गया। आपको जो टाइम अलाउ होगा, यानी जो टाइम है पेपर का, वो है बेटा 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर। जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर, वो हैं बेटा 50, ठीक है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और ईच क्वेश्चन जो है कैरीज 2 मार्क्स। हर MCQs कितने मार्क्स का है? पास होने के लिए कितने चाहिए? 50% चाहिए, तो पासिंग मार्क्स हैं हमारे पास 50, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट 25 करेक्ट आंसर्स आपको देंगे और पेपर आपका पास, ठीक है। अच्छा, अब कोर्स आउटलाइन की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो आपके पास चैप्टर्स है ना, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हम वहाँ पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हम वहाँ पढ़ने वाले हैं, वो हैं बेटा 12, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, ये है आपके पास मैथ्स, और चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक ये है आपके पास स्टैट, ठीक हो गया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है बेटा कि आपका जो वैसे तो वेटेज तो है, लेकिन ये है कि पेपर आपका, यानी समझो ये जो टोटल आपके 12 चैप्टर्स है ना, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, लेकिन आएगा हर चैप्टर से, ठीक हो गया। तो इसलिए हम पढ़ना तो सब कुछ वाले हैं, कोई चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, कुछ चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे, कुछ आसान चैप्टर्स हैं शुरू के, उस पर ज़रा कम काम करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे हम किसी चीज़ को नहीं, पढ़ेंगे हम सारा ही, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है बेटा कि आपके पास वो शायद सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में तो शायद बुक्स आ गई हों, अभी नहीं आई, कोई बुक नहीं आई, कोई मसला नहीं है। आपका कोई ग्रुप बना है, वो भी अभी नहीं है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप है कोई? चले ठीक है, बस मैं उस पर ये करूँगा कि मैं आपको ये नोट्स वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी के साथ कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर चॉइस है, सॉफ्ट कॉपी के साथ चलें आपकी मर्ज़ी, हार्ड के साथ चलना चाहें आपकी मर्ज़ी। दूसरी बात बेटा, जो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, ये देखो बेटा, ये आपके सामने एक कैलकुलेटर शो हो रहा है, इसका मॉडल नंबर लिख लो, ये हमें चाहिए होगा, कैसियो FX991ES+, ये इसकी मैंने आपको शक्ल भी दिखा दी, ये कैलकुलेटर हमें चाहिए होगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर हमारे पास होगा तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है, ये कैलकुलेटर हमें अलाउड है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें सिचुएशन ये है बेटा कि एक मॉडल इसमें आता है 991EX प्लस, वो इससे थोड़ा आगे का मॉडल है, ये अलाउ नहीं है, इसको मत लेना। कभी आप जाते हैं ना दुकानदार, मेरा ख्याल है आपके पास यही वाला EX है आपके पास, ये आप अभी क्लास में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर के लिए मत ले जाना क्योंकि अलाउ नहीं है। तो उसके लिए फिर आप किसी उस दिन किसी से बोरो शोरो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन ये कैलकुलेटर हमारे पास होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा काम हम कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे, ये हमारी वर्किंग को बहुत आसान कर देगा, अदरवाइज हमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये बेटा कि ये जो कैलकुलेटर है ये कैसियो का है, और ये थोड़ा सा अगर ओरिजिनल लेने जाएँ तो शायद कोई 4500-5000 रुपये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, महंगा कैलकुलेटर है। अगर तो आप अफोर्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड ना कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उसे कहना कि भाई कोई भी चाइना का ब्रांड उठा के दे दो। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना, ये देखो ये कैलकुलेटर मैं आपके सामने यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ये कर्सर घूमता हुआ नज़र आ रहा है बेटा, ये देखो, ये आ रहा है सबको नज़र। इस कर्सर में देखें ये जो की है ना, ये वाली, ये शिफ्ट की है, शिफ्ट की के नीचे जब आप ये तीसरी की पर आते हो ना, ये देखें इस तरह से ये बॉक्स के ऊपर बॉक्स बना हुआ है, कोई भी मॉडल हो उसमें ये की ज़रूर चेक कर लेना, ये होनी चाहिए एक चीज़। दूसरी की जो मुझे चाहिए, ये देखें, ये शिफ्ट की मैंने प्रेस की, फिर ये ऑन के नीचे आप देखें ये लॉग लिखा हुआ है तो ये की आ गई बन के समीशन के साइन के साथ। ये दो कीज़ किसी भी मॉडल में हो, किसी भी कंपनी के अंदर हो, वो वाला कैलकुलेटर आप ले सकते हैं। ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं तो कैसियो ले लो, नहीं कर सकते तो कोई भी उठा लो। 1500 से 2000 के दरमियान आपको चाइना का कोई भी अच्छे से अच्छा कैलकुलेटर मिल जाएगा। ठीक होगी बात। कैलकुलेटर ले ज़रूर लो क्योंकि उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। शुरू की 1 या 2 क्लासेस में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है कि आप जितना जल्दी ले लें। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई। नोट्स मैंने कहा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बुक्स भी, जो ICAP की स्टडी टेक्स्ट है वो भी, और जो मेरे नोट्स हैं वो भी, सब आपको मिल जाएगा सॉफ्ट फॉर्म में। उससे काम चलता है ठीक, हार्ड फॉर्म में चाहिए तो इनसे जाके ले लेना, वो भी दे देंगे। ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन, जो टॉपिक्स हमारे पास हैं उनके नाम लिखवा देता हूँ। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर बेटा हमारे पास है, पहला जो चैप्टर है वो है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पढ़ने वाले हैं। नंबर 3 मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 5 और नंबर 6, ये जो चैप्टर ये है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एक है चैप्टर 5 और एक है चैप्टर 6। ये 2 चैप्टर हैं जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आएंगे। ये हमारे मैथ्स का पोर्शन है जो मैथ्स में पढ़ने वाले हैं चीज़ें। उसके बाद जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 7 से, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर वो है बेटा डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है बेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद है बेटा इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स के बाद कोरिलेशन
एंड रेग्रेशन। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन के बाद प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, और प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स के बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जी आपका कोर्स आउटलाइन है टोटल जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सर शुक्रिया जी। इधर ही जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी जी अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। अब आप ये बताओ कि आप कहाँ हो, कब मुलाकात हो सकती है आपसे, ये बताओ पहले तो। चलो ठीक है, मैं अब इस क्लास में, मैं क्लास से फ्री होकर फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तो फिर मैं आपको विजिट करवाता हूँ या जब से भी हो तो देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई स्टार्ट कर। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस जगह से, ये जो है ना डेटा रिप्रेजेंटेशन से, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी मेरा बेटा, ये बताओ कि ये नाम सुना है कभी आप लोगों ने, क्या चीज़ होती है डाटा? कौन बताएगा? जब हम कहते हैं ये नाम सुना है डाटा, क्या चीज़ होती है? डाटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। और डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, और कोई एग्जांपल इसकी डाटा की आपके ख्याल में? भाई ये चीज़ है ना जिसको इसको हम कहते हैं ये डाटा है। कोडिंग। अब आसान आसान चीज़ बताओ मेरा बेटा। हैं? सॉरी, नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। डाटा क्या चीज़ है बेटा? डाटा जो है वो है बेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा क्या चीज़ है? फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। भाई यहाँ पे मेरे पास कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं? 10 बैठे हुए, 20 बैठे हुए, 15 बैठे हुए। फिगर्स हैं, फिगर मिल गई। आपके नाम क्या है? आपकी जो है वो प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है? आपके बहन भाई कितने हैं? आपने एग्जाम में मार्क्स कितने लिए हैं? ठीक है, आपकी हाइट क्या है? आपका वेट क्या है? ये सब क्या है? फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डाटा। अच्छा, डाटा जो है ना बेटा ये हमें मिलता है दो फॉर्म्स में। एक वो है जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव फॉर्म, और एक वो है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा है जिसका आंसर हम एक नंबर की फॉर्म में नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 64, 72, क्या कहेंगे? आप कोई नंबर तो नहीं है ना। मैं ये कहूं कि बेटा ये जो बच्चा है, आपका जो दोस्त है, इसके बारे में मुझे आपसे पूछना है ये ऑनेस्ट आदमी है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस और नो। ये तो नहीं कहेंगे हाँ 70% का ऑनेस्ट है, 30% का बेईमान है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो अब आपका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? कि कोई डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो क्वालिटेटिव डाटा बेटा वो डाटा है जिसका आंसर आप एक नंबर की फॉर्म में नहीं दे सकते, उसको हम कहते हैं ये क्वालिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसका आंसर आप एक नंबर की फॉर्म में देंगे। मिसाल के तौर पर पूछूं क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो अब आपका आंसर एक नंबर होगा, 10, 15, 20, 30, 40। मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है, तो आपका आंसर एक नंबर है। मैं पूछूं आपने एग्जाम में मार्क्स कितने लिए, तो आपका आंसर एक नंबर है। मैं पूछूं आपके बहन भाई कितने हैं, आपका आंसर एक नंबर है।
तो वो डाटा जिसका आंसर आप एक नंबर की फॉर्म में दे सकते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा, और वो डाटा जिसका आंसर आप एक नंबर की फॉर्म में नहीं दे सकते उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा। अच्छा, क्वालिटेटिव डाटा को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं दो फॉर्म्स में। एक है जिसको हम कहते हैं नॉमिनल डाटा, और एक है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनल डाटा। एक है नॉमिनल और एक है ऑर्डिनल। नॉमिनल निकला है नेम से, नेमिंग डाटा, ऐसा डाटा जिसमें कोई नेचुरल ऑर्डर मौजूद नहीं होता। नॉमिनल डाटा कौन सा है? नो नेचुरल ऑर्डर एग्जिस्ट्स। नॉमिनल डाटा में कोई नेचुरल ऑर्डर मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे मिस्टर ए बी सी डी एफ, मतलब कोई भी नाम ले देंगे, तो नाम लेंगे उसके अंदर कोई ऑर्डर तो नहीं होता ना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आपका आंसर होगा भाई हम या तो मैरिड हैं या फिर हम हैप्पी हैं। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं है? या आप मैरिड होते हैं या आप हैप्पी होते हैं। आप लोग क्या हैं? हैप्पी। कितने कितने लकी लोग हो यार तुम नाम से। तो या आप मैरिड होते हैं या आप हैप्पी होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर कोई नेचुरल ऑर्डर मौजूद नहीं है। इसके कंपैरिजन में आपके पास एक डाटा है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल निकला है ऑर्डर से। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि यार ये जो होटल है, आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा होटल है, 5 स्टार होटल है ये। अच्छा, ये चाहिए दूसरा होटल जो है आप कहते हैं ये भी बहुत अच्छा है, ये 4 स्टार होटल है। मैंने कहा ये तीसरा वाला, आप कहेंगे ये 3 स्टार होटल है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, किसी को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि 5 स्टार होटल का मतलब है टॉप ऑफ द लिस्ट होटल, ये सबसे अच्छा वाला होटल है, इसके अंदर एक ये सबसे ऊपर वाला है। 4 स्टार इसके बाद आता है, ये 3 स्टार ये इन दोनों के बाद आता है। तो एक नेचुरल ऑर्डर मौजूद है। अच्छा, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ जाकर जब आप खाना खा के निकल रहे थे तो वो आया मैनेजर, कहता सर ज़रा प्लीज़ ये ज़रा ना एक फीडबैक फॉर्म है, इसको दे ज़रा हमें बता दें आप सर्विस कैसी लगी आपको। अब सर्विस क्या है? आप कहेंगे एक्सीलेंट, आप कहेंगे गुड, आप कहेंगे एवरेज, आप कहेंगे बिलो एवरेज। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, किसी को समझाने का ज़रूरत है कि जब एक्सीलेंट लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? तो ये इसका मतलब सबसे टॉप। गुड है तो हाँ भाई उससे कम, यानी एक नेचुरल चीज़ मौजूद, नेचुरल ऑर्डर उसके अंदर आपको मिल जाता है। अच्छा, अब ये जो डाटा है जिसमें 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, ये जो डाटा आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको नंबर्स तो नज़र आ रहे हैं, जैसे 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार। लेकिन अगर मैं 5 स्टार होटल में से 4 स्टार होटल को माइनस कर दूं तो क्या 1 आ जाएगा? 1 स्टार होटल बन जाएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये वो डाटा है जिसमें आप कोई अरिथमेटिक अप्लाई नहीं कर सकते। यानी मैं ये नहीं कर सकता कि 5 स्टार होटल मल्टीप्लाइड बाय 3 स्टार होटल इक्वल्स टू 20 स्टार होटल, ऐसा नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक है, कोई मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका कोई मतलब नहीं होता। बात समझ रहे हो? तो ये कौन सा डाटा है बेटा? ये हमारे पास है ऑर्डिनल डाटा, जिसके अंदर एक नेचुरल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है कौन सा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब जिसको आप नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता सकते, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में, डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूस। यानी क्वांटिटेटिव डाटा फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में।
एक वो है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का वो मतलब वो डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में आप आंसर दे रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव है। तो अब नंबर्स की फॉर्म में आने के बाद हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से वाले हम? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बेटा इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इसको आंसर करने के लिए आप क्या काम करोगे? काउंटिंग। क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे। तो जो न्यूमेरिकल डाटा आपको काउंटिंग से मिलता है, उस डाटा को हम कहते हैं ये डिस्क्रीट डाटा। क्या कहते हैं? कौन सा वाला? जो हमें कैसे मिलता है? काउंटिंग से मिल रहा है। यानी वो न्यूमेरिकल डाटा जो आपको काउंटिंग से मिल रहा है, उस डाटा को हम कहते हैं ये डिस्क्रीट डाटा है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा आपकी हाइट कितनी है, अब आप काउंट करोगे? अब क्या करोगे? मेजर करोगे। तो जो न्यूमेरिकल डाटा आपको मेजरमेंट से मिलता है, उसको हम कहते हैं ये कंटिन्यूस डाटा है। ठीक है, तो कंटिन्यूस डाटा कौन सा है? जो मेजरमेंट से मिल रहा है। यानी हम अब हमारे सामने कोई भी डाटा लिख दिया जाए और हमसे ये क्वेश्चन किया जाए कि भाई बताएं ये डाटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, तो हम उसका आंसर करने के लिए किस चीज़ पे फोकस करेंगे कि ये डाटा हमें मिल किस तरह से रहा है। अगर वो डाटा हमें काउंटिंग से मिलता है तो हम कहेंगे ये डिस्क्रीट है। अगर वो डाटा हमें मेजरमेंट से मिलता है तो हम कहेंगे कंटिन्यूस है। मेरी बात समझ में आती है? यानी अब अगर मैं इसकी एग्जांपल्स लिखना शुरू करूं, तो डिस्क्रीट डाटा की एग्जांपल्स में मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डाटा। मैं कहूं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। भाई कितने यूनिट बना के रख लिए आप लोगों ने? फैक्ट्री में गए आप, आपने पूछा हाँ भाई प्रोडक्शन चल रही है, जी सर चल रही है। हाँ भाई कितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए? और वो क्या करेगा? काउंट करके बताएगा। अच्छा, मैं आपसे कहूं बेटा नंबर ऑफ मिस्टेक्स। भाई आपने जो ये 2 पेज का ऐसे लिखा है, कितनी मिस्टेक्स निकली हैं इसमें? तो आप क्या करोगे? काउंट करोगे। भाई 2 3 4 8 10 बता दोगे। तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डाटा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ बहन भाई कितने हैं आपके? तो आप क्या करोगे? काउंट करोगे ना। अच्छा, मैं ये पूछूं बेटा ये जो शाहराह फैसल है हमारे पास, एक बहुत चलने वाला रोड है, यहाँ पर पिछले महीने में कितने एक्सीडेंट्स हुए? अल्लाह माफ़ करे, सबको महफूज रखे। तो अब आप आंसर कैसे करोगे? काउंट करके बताओगे ना, यार एक महीने उस वक्त हुआ था, एक उस वक्त हुआ था, इस वक्त हुआ। हाँ भाई इतने एक्सीडेंट हुए पिछले महीने में। तो ये सब के सब क्या है? डिस्क्रीट है। यानी क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव में कौन से वाले? डिस्क्रीट वाले। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछा बेटा आपकी हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे मिसाल के तौर पर 5 8 5 9 6। तो ये कैसे पता चली आपको? मेजरमेंट से पता चली। तो अब हाइट क्या चीज़ है? कंटिन्यूस वेरिएबल। अच्छा बेटा वेट, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये एक वेरिएबल है एज। एज काउंट होती है कि मेयर होती है? कब से मेयर कैसे होती है भाई बताओ जरा। बताएं सर, आप बताएं। एज का मतलब क्या होता है? जब मैं आपसे पूछता हूँ आपकी एज क्या है, तो बेसिकली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि इस दुनिया में आए हुए आपको कितना टाइम हो चुका है। तो टाइम कब से काउंट होने लग गया? टाइम काउंट होता है? टाइम काउंट होता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। टाइम काउंट होता है कि मेयर होता है? टाइम काउंट होता है। वेरी गुड,
नंबर ऑफ ईयर्स काउंट होते हैं, टाइम नहीं काउंट होता मेरे बच्चे। टाइम कब से काउंट होने लग गया? प्री इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ी है तुम लोगों ने? सब नहीं पढ़ी होगी, मेडिकल वालों ने पढ़ी होगी, सिर्फ कॉमर्स वालों को माफ़ी है। चलो ये तो गलत आंसर दे दिए तो माफ़ी है, तुम लोगों को तो फांसी लगा देनी चाहिए जो इस तरह के आंसर दे रहे हो हैं। टाइम जो है वो काउंट होता है। टाइम होता क्या है, मतलब कैसे पता चलता है जब हम कहते हैं ये 1 साल हो गया? ईयर क्या चीज़ होती है? फिजिक्स वालों कौन कौन है जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी, जरा हाथ खड़ा करें ना। 1 2 3 4, बाकी सबको तो माफ़ी है, तुम लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ भाई, जब मैं कहता हूँ ये 1 साल हो गया, हम कहते हैं ना 1 साल हो गया। 1 साल क्या चीज़ होती है, कैसे पता चलता है 1 साल हो गया? 12 महीने कैसे गुजरते हैं मेरा बेटा? हाँ, सेकंड्स। सेकंड क्या होता है, कैसे पता चलता है? यूनिट ऑफ टाइम तो है, पता कैसे चलता है? घड़ी से पता चलता है। ये भी बात सही है, घड़ी से पता चलता है। ये बात तो सबसे बेस्ट आंसर था, घड़ी से पता चलता है। घड़ी को कैसे पता चलता है? अच्छा है, अर्थ की, हाँ देखा, ये अब बच्चे को याद आने लग गया, अर्थ की रोटेशन से। तो अर्थ जब रोटेट करती है किस में, हमारे गिर्द या सूरज के गिर्द? तो जब सूरज के गिर्द पूरा एक चक्कर लगाती है तो क्या बन जाता है? 1 साल बन जाता है। वो यहाँ से चलना शुरू करती है, पूरा एक राउंड मार के आती है, जब वापस उस जगह पे आती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो हम कहते हैं ये 1 साल हो गया। और जब वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो फिर 1 दिन हो जाता है। ऐसा ही है ना? तो वो जो यूं चक्कर लगा रही है वो क्या चीज़ है? वो डिस्टेंस है ना। तो टाइम क्या चीज़ है कि ज़मीन जो है वो जब एक ईयर का मतलब है जब वो पूरा एक राउंड मार के आती है तो हम कहते हैं उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये 1 साल हो गया। और जब अपने एक्सिस के गिर्द घूमी है तो फिर हम कहते हैं ये 1 दिन हो गया, 24 आवर्स हो गए। तो वो बेसिकली आप अब जो डिस्टेंस होता है उसको काउंट करते हैं, मेजर करते हैं ना बेटा। तो फिर एज क्या चीज़ हुई? मेजरमेंट से। तो फिर एज क्या कहलाई? कंटिन्यूस डाटा कहलाया। एज क्या कहलाया? कंटिन्यूस डाटा है बेटा। जी जी, आपको क्या लगता है कि आपने जो पढ़ लिया बस अब वो खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें देखें ना, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी जो नॉलेज है ना, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं या देखते हैं, वो कोई मतलब मरीज से हमारे पास नहीं पहुंचता, वो हमारे आसपास की चीज़ें ही होती हैं, बस हमने कभी फोकस नहीं किया होता उन पर। असल चीज़ ये है कि आपको कोई ऐसी साइंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जो आपके आसपास हो नहीं रही। ये सब कुछ वही है जो आपके आसपास किसी न किसी सूरत में मौजूद है। इसलिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बेटा, और बात बताओ, ये देखो ये क्या चीज़ है? ये जो हम एग्जाम में मार्क्स लेते हैं, अब ये बताओ ये काउंट होते हैं कि मेयर होते हैं? काउंट होते हैं। अच्छा, काउंट भी होते हैं, दोनों काम एक साथ भी होते हैं जी। काउंट होते हैं। अच्छा जी, कैसे जी मेयर कैसे होते हैं? काउंट तो चलो सबने बोल दिया, अब आपने कहा आंसर थोड़ा डिफरेंट था सबसे, तो आपसे ही पूछेंगे। कैसे मेयर करते हैं? कैसे, वही तो पूछा जाए, मतलब वो आपकी यानी आपकी परफॉर्मेंस को मेयर करता है। मार्क्स बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को मेयर करके बताया जाता है। ये बिल्कुल सही बता रहा है बच्चा। आज तक तो हम काउंट करते आए हैं, आज के बाद बहुत सी चीज़ें हम नहीं करेंगे, या जो करते आए हैं उनके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा, आसान चीज़ बताता हूँ, यानी किसी भी वेरिएबल को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि भाई ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है, तो याद रखिएगा डिस्क्रीट वेरिएबल ना कभी भी डेसिमल्स में आंसर नहीं लेता। डिस्क्रीट वेरिएबल का आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मेरी क्लास में या 15 स्टूडेंट्स बैठे होंगे या 16 बैठे होंगे, 15.25 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। अच्छा, ये देखो बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या मैं 10 यूनिट बनाऊंगा या फिर मैं 11 यूनिट बनाऊंगा, 10.85 यूनिट्स हो सकते हैं।
मैं या तो मिस्टेक करूंगा या फिर मिस्टेक नहीं होगी, इसके दरमियान की कोई चीज़ नहीं होती। मैंने या 2 मिस्टेक्स की है या फिर मैंने 3 मिस्टेक्स की हैं। 2.35 मिस्टेक्स कुछ नहीं होता, पॉइंट्स में हो सकती है मिस्टेक्स। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, मेरे 3 भाई हैं, 1 बहन है मिसाल के तौर पर, या मेरे 3.5 भाई हैं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती। हो सकता है, नहीं हो सकता। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, भाई एक्सीडेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा टच करके निकल गई थी, सिर्फ 0.5 है, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती ना। तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को पहचानने का, कि डिस्क्रीट वेरिएबल का आंसर कभी भी डेसिमल्स में पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने एग्जांपल दी ना आपको। अब इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका आंसर हम डेसिमल्स में दे सकें। तो क्या मार्क्स डेसिमल्स में होते हैं? क्या एज डेसिमल में होती है? एज डेसिमल में नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपकी एज क्या है, ऐसी समझने के लिए, ऐसी याद है? 20 ईयर्स। जब आप कहते हैं 20 ईयर्स, तो आप 20 ईयर्स के बाद कुछ मंथ्स के भी हो चुके होंगे। कब है डेट ऑफ बर्थ आपकी? सालगिरह नहीं मनाने वाले, वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ है 25 मार्च को ना। तो इसका मतलब ये है कि ये चल रहा है 2026 और आप 20 साल के हैं या 20वें साल में लगे हुए, मतलब 19 साल के हैं। तो आप 19 साल, और अब ये जनवरी शुरू हुआ तो 2 महीने, समझो 10 महीने तकरीबन। 19 साल 10 महीने, उसके बाद कुछ हफ्ते, कुछ घंटे, कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स, कुछ माइक्रो सेकंड्स, कुछ मिली। टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? आप दोनों को माफ़ी है, कॉमर्स वालों को माफ़ी है। और कौन है कॉमर्स वाला? आपको भी माफ़ी है। फिजिक्स पढ़ने वाले कौन कौन से लोग हैं? दोबारा हाथ खड़ा करें ज़रा। फिजिक्स वाले लोग, टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वेरी गुड, ये 1875 में था ये सेकंड। लो जी, ये कहानी आ गई। ये इन्होंने बताया जेप्टो सेकंड। ये उनके पास एक एडवांटेज है ना, बैठे हुए फॉरेन जेमिनाई को कहते हैं, जेमिनाई जल्दी से हेल्प करो। जेप्टो सेकंड से भी कहानी आगे चली गई बेटा। अब तो जेप्टो सेकंड से भी शायद थोड़ा सा आगे चले गए। अच्छा हुआ तुम लोग इंजीनियर नहीं बने, वरना पुल एवं तो नहीं ना गिर रहा है। और डॉक्टर भी अच्छा हुआ तुम लोग नहीं बने। आजकल किसी डॉक्टर के पास आप चले जाएं, उसकी कोई जो है ना वो क्या कहते हैं, उसका अपनी कोई उसकी दिमाग नहीं है उसका। भाई ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, 50 टेस्ट आपको लिख के दे देगा। भाई जब सारा काम टेस्ट नहीं करना है तो फिर आपने क्या करना है? तो इसकी वजह यही है कि हम इस तरह से चल रहे हैं। हाँ जी, टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे जेप्टो सेकंड आया, लेकिन मेरे ख्याल है जेप्टो सेकंड से भी कहानी आगे चली गई है। तो यहाँ तक हम चले गए, प्लैंक टाइम तक आ गए, प्लैंक टाइम तक, प्लैंक। और ये है 10 रेज़ टू द पावर -43 सेकेंड। इतनी यहाँ तक की कहानी, 10 रेज़ टू द पावर -43 जी, 10 रेज़ टू द पावर -43 सेकेंड। ये टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हम मेयर कर पा रहे हैं। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, कहाँ की बातें करते हो तुम लोग? जेन जी हो सारे? कौन से हो तुम लोग? नालायक तरीन कौम, खुद को बड़ी तोप चीज समझते हैं ये लोग, है कि नहीं? जेन जी हो ना, सारे जेन जी हो। और हालात ये हैं, दुनिया की इंफॉर्मेशन इस पे हम लेके घूमते हैं एक क्लिक के ऊपर, पता किसी चीज का भी नहीं होता, है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अब आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का फर्क समझ में आ गया बेटा? चलें आगे चलते हैं। ये आपके पास ये आ गया बेटा आपके सामने, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। इसका फ़र्क समझने की थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को देख रहे हैं, फ़र्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको हमने कंपेयर करके यहाँ पे लिखा है। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है बेटा? रेफर्स टू द वेरिएबल दैट अज्यूम्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज़। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, आइसोलेटेड मतलब जैसे हमारे पास क्लास में ये 10 स्टूडेंट हैं या 11 हैं, इनके दरमियान का कोई नंबर पॉसिबल, इसलिए हम कहते हैं आइसोलेटेड वैल्यूज। इसके कंपैरिजन में जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, कहता है रेफर्स टू अ वेरिएबल विच अज्यूम्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज।
अच्छा, जैसे मैंने आपसे ये पूछा बेटा कि टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट, तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? प्लैंक टाइम तक ना। लेकिन जैसे आप लोगों ने एक जिक्र किया, किसी ने कहा मिली सेकेंड, किसी ने कहा माइक्रो सेकेंड, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे हम टाइम को इस प्रिसीजन के साथ जो है वो मेजर कर सकें। तो पहले क्या था, बहुत ज़्यादा देखा भाई 1 साल हो गया, फिर महीनों में आ गए, महीनों से हफ्तों में आ गए, हफ्तों से दिन में आ गए, दिन से घंटे में, घंटे से मिनट में, मिनट से सेकंड में, फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो माइक्रो मिली सेकंड तक चले गए। लेकिन आज हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं कि टाइम को हम इतने स्मॉलेस्ट यूनिट तक मेयर कर पा रहे हैं। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले हम इस काबिल नहीं थे। ठीक है, तो क्या इसका क्या मतलब है कि क्या वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती थी? वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही थी, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आज हम यहां तक आ गए। क्या इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है? इसके आगे भी वैल्यू मौजूद है। हो सकता है आज नहीं तो अगले कोई 10-20 साल में या किसी टाइम पे हम इससे आगे की वैल्यू को भी मेयर कर पाए। तो कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर दो, अगर आप कोई सी भी दो वैल्यूज ले लें, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 2 ही ले लें, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर लिख दिए मैंने, 1 से लेकर 2 तक जाने में इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, पॉसिबल है। इसलिए हम इसको कहते हैं ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूसली चल रहा है। अच्छा, डिस्क्रीट वेरिएबल आपको कैसे मिलता है बेटा? काउंटिंग से। और ये हमें कैसे मिलता है? मेजरमेंट से मिलता है। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ 2 वर्ड लिखे हुए हैं। कौन कौन से? एक वर्ड लिखा हुआ है नॉन ओवरलैपिंग और एक वर्ड लिखा हुआ है ओवरलैपिंग। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है, अब आपके सामने लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा। एक चीज़ आपने देखी है बेटा, क्लास लिमिट्स, ये सब ने पढ़ी होगी। जो मेडिकल वाले हैं उन्होंने मैट्रिक में पढ़ी होगी, और जो बाकी लोग हैं इंटर वाले, जो जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने भी मैट्रिक में पढ़ी होगी। कॉमर्स वालों ने तो इंटर में भी पढ़ी होगी। ये और एक हम नाम यूज़ करते हैं क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, इनका फ़र्क क्या है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब देखें मेरा बेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप कोई बता सकता है हमें? इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? क्या डिफरेंस है? 1 यूनिट गैप से, 1 यूनिट के गैप से शुरू हो रहा है। यानी ये जो क्लास है ये 19 पर एंड होकर 20 से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, फिर 29 से एंड होकर 30 से स्टार्ट हो रही है। यानी यहाँ पर आपको 1 यूनिट का गैप नज़र आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं। यानी पहली क्लास 20 पर एंड हो रही है और दूसरी क्लास 20 से ही, तो इसको हम कहते हैं बेटा नॉन ओवरलैपिंग, और इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। इनके एक और नाम भी हैं। इस नॉन ओवरलैपिंग को, एक तो नॉन ओवरलैपिंग हो गया, एक क्लास लिमिट हो गया, इसका एक और नाम भी है और वो है बेटा इंक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव टाइप। अच्छा, ये क्या है? ओवरलैपिंग भी कहते हैं, क्लास बाउंड्री भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव टाइप। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या है ये समझ लें। हम ये कह रहे हैं बेटा कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन सा वाला है? वो डिस्क्रीट वाला है, जो हमें काउंटिंग से मिला है। अगर इस टाइप ऑफ डाटा के लिए हमें कोई फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़े तो हम कौन सा वाला टेबल बनाएंगे? हम बनाएंगे नॉन ओवरलैपिंग वाला। कौन सा बनाएंगे? या फिर उसको हम कहते हैं, हम बनाएंगे क्लास लिमिट्स वाला, या फिर हम उसको कहेंगे इंक्लूसिव टाइप वाला। बेसिकली यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपका जो वेरिएबल है वो काउंटिंग से मिलने वाला है, जिसको आपने डिस्क्रीट वेरिएबल कहा था, उसके लिए अगर आपको कोई टेबल बनाना पड़े तो किस टाइप का टेबल बनाना चाहिए आपको? नॉन ओवरलैपिंग वाला। और अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूस है तो उसके लिए कौन सा वाला बनाएंगे? ओवरलैपिंग वाला।
जिसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया इंक्लूसिव और वहाँ यूज़ किया एक्सक्लूसिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि देखिए पहली क्लास जो है वो 10 से लेकर 19 तक है, 10 से लेकर 19 तक है। इसका मतलब है 10 जो है ये कहलाता है लोअर लिमिट, 19 कहलाता है अपर लिमिट। तो ये पहली क्लास जो है वो 10 से लेकर 19 तक है और इसमें ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं इंक्लूसिव टाइप। अच्छा, वहाँ पर जो है 10 से लेके 20 तक है और अगली क्लास 20 से स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव टाइप। मतलब क्या है कि लोअर लिमिट इंक्लूडेड है और अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है। यानी इसको यूँ समझें कि अगर मेरे पास 19 आ जाए एक नंबर मेरे पास 15 आ जाए, तो इन दोनों नंबर्स को मैं कहाँ लिखूँगा? यहाँ पर, यानी पहली वाली क्लास में लिखूँगा। यहाँ पर अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर आ गया 15, एक नंबर मेरे पास आया 19.99 और एक नंबर आ गया 20। अब ये 3 नंबर्स हैं मेरे सामने। पहले नंबर को मैं कहाँ लिखूँगा? क्योंकि 10 से 20 के दरमियान में यहाँ आ जाएगा। इस दूसरे नंबर को मैं कहाँ लिखूँगा? 19.9999 यहीं पर है। लेकिन जैसे ही 20 आएगा ना, तो अब यहाँ पे फड्डा स्टार्ट होगा ना, क्योंकि 20 ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। तो अब 20 को कहाँ लेके जाएं? तो बेटा 20 यहाँ पे काउंट होगा, यानी अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है। ऊपर वाली 20 ऊपर वाली लिमिट क्लास में नहीं है, कहाँ पर है? तो 20 को मैं यहाँ लिखूँगा। इसलिए हम कहते हैं कि लोअर लिमिट एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, और अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है, इसलिए हम उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव टाइप। तो बेसिकली ये जो मैंने आपके सामने ये टेबल बनाए हैं, इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि बेटा अगर आपके पास वेरिएबल डिस्क्रीट हो तो उसके लिए किस टाइप की क्लासिफिकेशन यूज करेंगे? नॉन ओवरलैपिंग। और अगर आपके पास वेरिएबल कौन सा हो? कंटिन्यूस वाला, तो उसके लिए किस टाइप की क्लासिफिकेशन यूज करेंगे? ओवरलैपिंग वाली। उसका दूसरा नाम क्या है? इंक्लूसिव, और उसका दूसरा नाम क्या है? एक्सक्लूसिव। उसको हम कहते हैं क्लास लिमिट्स और उसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। समझ में आ रहा है बेटा? क्या टाइम हुआ? तो 12 बजे हैं, अभी से क्यों आ रहे हैं? आपकी क्लास 12:30 रखो। मनुष्य जल्दी आओ, जल्दी आओ। जिस जिसने बैग रखा रख दो एक दफ़ा। वालेकुम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। नहीं, कोयटा नहीं गया था मैं। हैं? नहीं बेटा, मैं मुल्तान गया था। अभी तुम आओगे क्लास में, फिर बात करते हैं। हाँ जी, ये एक दफ़ा जो चीज़ें निकालनी निकालो। हाँ, GETLOST हो जाओ फ़ौरन यहाँ से। बेटा एक काम करना, उन्होंने कहना जी एक ग्लास पानी भिजवा दो, किसी को बोलो। थैंक यू। ये बेटा समझ में आया यहाँ से? अच्छा, अब उसके बाद क्या है? डिस्टिंक्ट, आपका जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो कैसी वैल्यूज अज्यूम करता है? डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज। डिस्टिंक्ट मीन्स जिसको आप अलग अलग पहचान सकते हैं। अच्छा, ये जो है एनी वैल्यू बिटवीन द, जो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है उसका तो इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। और फिर यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? रिप्रेजेंटेड बाय। तो जब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट्स, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो यानी डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं कनेक्टेड पॉइंट्स। अब इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। ये देखो मेरा बेटा, आपने शायद ये इस टाइप के ग्राफ्स देखे हों। अभी तो मैंने बनाई नहीं, कहाँ से देख लिया तुमने? चल देखते हैं। ये देखो मेरा बेटा, ये देखा है बेटा कभी इस टाइप का ग्राफ बना हुआ? अच्छा, इसके बाद ये देखो, शायद ये भी तुम लोगों ने कभी देखा हो। क्या फ़र्क है दोनों में?
इसमें क्या है, पहले वाले में आपको गैप नज़र आ रहा है और दूसरे वाले में गैप नहीं नज़र आ रहा। तो बेटा ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं बार चार्ट और इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो अब इससे क्या पता चलता है, वहाँ पर हमने यूज़ किया कि रिप्रेजेंटेड बाय, अगर आपका पास जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है तो उसके लिए हम कौन से टाइप के ग्राफ यूज़ करेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट्स वाले ग्राफ यूज़ करेंगे। और आइसोलेटेड पॉइंट्स वाले ग्राफ की एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपके सामने क्या बनाया, बार चार्ट बना दिया। अच्छा, अगर आपके पास वेरिएबल कौन सा वाला होगा, कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, तो उसके लिए हम कौन से ग्राफ यूज़ करेंगे, कनेक्टेड पॉइंट्स वाले ग्राफ यूज़ करेंगे। और कनेक्टेड पॉइंट्स वाले ग्राफ के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने क्या बना दिया, हिस्टोग्राम बना दिया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं और हम इसके साथ कैसे चलने वाले हैं। ये हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया, डाटा से स्टार्ट किया। तो बेटा सबसे पहली बात कि डाटा होता क्या है, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि डाटा को प्रेजेंट करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। बेसिकली ये जो पूरा हमारा QAB है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस, ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है। कोर सब्जेक्ट कौन से हैं, अकाउंट्स के हैं, फाइनेंस के हैं या फिर ऑडिट वगैरह के, वो सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो फिर ये पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आपके ख्याल में हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये तो आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है ना, कि ताकि आप लोगों की बैंड बजाई जा सके। भाई बैंड भी तो बजानी होती है ना बच्चों की, कि नहीं? कुछ चीज़ें ऐसे डाल दी जाती हैं कि भाई, अच्छा आपके ख्याल में क्यों, बताओ क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है। क्यों एनालाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये तो सवाल है। प्रॉब्लम्स, नो। और डिसीजन मेकिंग के अंदर डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है? यानी देखें ना, जब आप कोई चीज़, आप अपनी आस, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप ये ऑलरेडी ये काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सेल फोन खरीदना है, मिसाल के तौर पर, तो सेल फोन खरीदने के लिए आप क्या करते हैं, जेब में पैसे डालते हैं, दुकान पे जाके खड़े हो जाते हैं, भाई ये मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई सेल फोन दे दो, ऐसा करते हो? सबसे पहली चीज़ आप ये देखते हो कि आपको सेल फोन चाहिए क्यों, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं जो उसको यूज़ करना चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए, मिसाल के तौर पर टिकटॉक बनाना चाहते हैं, कोई यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं, या कोई इस टाइप का कोई काम करना चाहते हैं। तो वो कौन सा मोबाइल ढूंढेंगे, कोई आईफोन ढूंढो यार, उसका कैमरा अच्छा होता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आते, मिसाल के तौर पर। कुछ हम जैसे लोग होते हैं जिनका क्या है, यार कोई ऑफिशियल यूज़ है, मेरे पास ईमेल्स वगैरह आती हैं, कोई मेरे पास वर्ड एक्सेल की फ़ाइल आती है, तो मैं इसके ऊपर वो सारे काम कर सकूँ। फिर अगली चीज़ क्या होती है, भाई मेरा बजट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा बजट क्या है। फिर उसके बाद मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप जाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, आपको बहुत सी वेबसाइट ऐसे मिल जाती हैं जो आपको कंपेयर करके पूरे स्पेक्स निकाल के आपके सामने रख देती हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, कौन सा कैमरा लगा हुआ है, क्या इसमें जो है वो बैटरी का टाइप क्या है, वगैरह वगैरह पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रख कर, ठीक है, फिर आप रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ लेते हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, कुछ कोई अगर आपको यूज़ करता हुआ नज़र आ जाता है उससे पूछ लेते हैं, हाँ भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे मेरा एक्सपीरियंस इंतहाई बुरा है इसके बारे में, ये मैंने, इससे सस्ता फ़ोन था नहीं कोई मुझे अवेलेबल मार्केट में, मैं इस पर ज़्यादा पैसे खर्च करता नहीं होता सेल फोन्स के ऊपर। ये है A06 सैमसंग का, इंतहाई वाहियात फ़ोन, हैंग हो जाता है, लेकिन बस मजबूरी, अब ले बैठा हूँ तो अब जब तक जिसकी में जान है इसको चलाऊँगा मैं। तो मकसद कहने का ये है कि आप जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रखते हैं ना। तो अब ये सब क्या है, डाटा है ना, कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, ठीक है, उसके बाद मार्केट में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, उन ऑप्शंस के अंदर स्पेक्स क्या क्या हैं। ये सारा डाटा जब आपके सामने आ जाता है तो फिर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। यानी जब आप मिसाल के तौर पर कोई फ़ोन उठाएंगे तो
अब आपको पता है कि यार मैंने इसके बारे में सारा कुछ रिसर्च करने के बाद आपने एक डिसीजन लिया, ये एक इन्फॉर्म डिसीजन है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस जो है वो आपको हेल्प करता है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में, यानी एक अंधाधुंध डिसीजन नहीं, इन्फॉर्म डिसीजन। आपका ये जो सेल फोन है जो आप लोग यूज़ करते हैं, ये आपकी बातें सुनता है कि नहीं सुनता, जानते हैं ना आप लोग। तो वो जो बातें सुन रहा होता है वो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। मैं जो आपसे बात कर रहा होता हूँ किसी चीज़ के बारे में बात करूँगा, 2 दिन बाद उसकी कोई ना कोई वीडियो मेरे सामने आई हुई होगी। वो क्या है, वो डाटा कलेक्ट करता है, वो देखता है इस बंदे के इंटरेस्ट क्या है, वैसी चीज़ ला के आपके सामने रख देगा। तो ये है डाटा की हैंडलिंग। तो डाटा है क्या, अब डाटा है क्या ये समझा, अब डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। डाटा क्या है उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद उस पर कुछ अर्थमेटिक्स अप्लाई करेंगे, अर्थमेटिक्स अप्लाई करने के बाद उससे हम कोई डिसीजन निकालेंगे, एक इन्फॉर्म्ड फैसला कर लेंगे। अब समझ में आया हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली ये जो चैप्टर है, यानी ये जो हमारा पेपर है, ये हमें हेल्प आउट करता है किस चीज़ में, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में, अंधाधुंध नहीं। अरे अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे अल्लाह करे तो किसी अच्छी पोजीशन पे डिसीजन मेकिंग वाली सीट पे बैठोगे ना, तो जब कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले डाटा चाहिए। उस डाटा को समझने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, वही पैदा करने की कोशिश की जा रही है। समझ में आई बात। तो बेटा हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल समझ में आया, डाटा समझ में आया। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं बुलेट्स की फॉर्म में, यही यहाँ पर लिखे हुए हैं छोटे छोटे से पैराग्राफ्स की फॉर्म में। की डिफरेंसेस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। 2 मिनट का टाइम ले लें, इसको पढ़ लें, कोई बात समझ में ना आए तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा प्लीज़। अच्छा, आप सब लोग कराची से ही हैं, सब लोग, या कोई बाहर से भी आया हुआ है? सही, किधर से आप? क्या बात। सखर प्योर, सखर शहर से या उसके आसपास से? कहीं आसपास बताएं ना। हाँ, सालेपट से है। वो जो अपना क्या नाम है उनका यार, वो बड़े मशहूर खुर्शीद साहब जो है, उनका इलाका क्या नाम है उनका, एक बड़े सियासतदान है वहाँ पे, खुर्शीद अहमद शाह, उनका इलाका है ना। थोड़ा बहुत आपस में ही चेंज होते रहते तो वही है ना। अच्छा, सालेपट में कौन सी मशहूर जगह है यार, वो कौन सा किला है? अरोड़ का किला? नहीं, अरोड़ यूनिवर्सिटी है तो वो तो वही रोड के ऊपर ही है ना। वो तो रोड के ऊपर है। वो जो अंदर रास्ता जा रहा है, जो मोटरवे जिस पे चढ़ने से आगे निकल जाए सालेपट की तरफ जाता है, वहाँ पे कोई एक वो भी है, पुरानी कोई चीज़ है जैसे। कोडीजी का किला तो बहुत दूर हो गया ना। सालेपट की बात करो, वहाँ पर भी तो है ना, जैसे यहाँ पे वो था 7 सिस्टर्स है। 7 सिस्टर से आगे कौन सा किला था जहाँ से 7 सिस्टर्स इधर आई थी? वो याद है आपको कुछ? यार वो नाम से चलो खैर। तो आप हो सही वहाँ के, या मतलब कहीं बचपन में कहीं थे वहाँ पे? कब आए हो कराची आप? तो तुम्हें वहाँ का पता ही नहीं है?
सारे पढ़ के ही नहीं पता तुम्हें? सर वहाँ कोई ऐसी चीज़ ही नहीं नहीं है ना यार, मैं अभी याद करके तुम्हें बताऊंगा, खैर अभी आ जाएगी सर, याद। मैंने 20 साल उधर गुजारे। बस इसका मतलब फिर तुमने पूरे अभी वहाँ पे उसको सर्च नहीं किया पूरा। अच्छा, और बाकी सब लोग, बाकी सब कराची से, आप कहाँ से? क्या बात है, हैं? अब आएगा इमरान, उसी के इलाके से हो ना? वोट डाला था इमरान को? मैंने घबराने की क्या बात है, ये तुम्हें नहीं उठाएंगे, नाम ले सकते हो। वोट डाला उसको? नहीं डालते, क्यों हैं? अच्छा, इसलिए नहीं डाला, वैसे आपकी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं ना, बस ठीक है। मियाँ वाली प्रॉपर शहर से? अच्छा, उसके आसपास हो। आप सर कहाँ से? आप नवाबशाह से हैं? क्या बात है। जरदारी के घर से है कि नहीं? जरदारी का घर वहीं से लड़ता है ना वो सीट, है ना? क्या बात है। आप सर? आप कराची से ही हैं? हाँ, मर्दान से हैं, क्या बात है। मतलब वैसे हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे पीछे आपका जो गांव है वो मर्दान में है कहीं। आप सर? आप कराची से हैं, और आप लोग भी कराची हैं, किरांची वाले हैं आप लोग सब, बाकी किरांची, आप सब लोग भी किरांची से हैं, ठीक हो गया। दर्पण, आप कहाँ से हो मेरा बेटा? बड़ा अच्छा नाम है यार तुम्हारा, दर्पण है। दर्पण, दर्पण आगे क्या है? खत्री, उमरकोट से। अरे वाह, सही वाह। उमरकोट के बारे में जानते हैं आप लोग? उमरकोट, अरे कहाँ रोड़ी, कहाँ उमरकोट, क्या ताल्लुक है भाई दरमियान में? सर अकेडमी अच्छी है उमरकोट की एकेडमीज अच्छी हैं। एमजीकेट के लिए मैंने प्रिपरेशन की, वहाँ टीचर बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, मुझे तो सिर्फ वहाँ के हलवे का पता था, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि वहाँ पे जो है वो। सर उमरकोट और हैदराबाद मशहूर है एकेडमी के हिसाब से। अच्छा, ज़बरदस्त। बेटा दर्पण, ये एक बात बताओ, तुमने पास वास होना है कि नहीं होना? हाँ, क्रिश्चियन का हलवा देखा। ये बताओ, पास होना है कि नहीं होना? तो ये हलवा यहाँ आएगा तो फिर पास होने के चांसेस हैं। आप लोगों ने वो हलवा नहीं खाया ना, सही ज़िंदगी में कुछ नहीं खाया आप लोगों ने। कमाल चीज़ है भाई, और वैसा कोई बना ही नहीं सकता, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बना सकता। इसका जो उस्ताद है वो था मीरपुर खास में, और ये जो खुद है ये उसका ये शागिर्द है। इसका जो उस्ताद है वो कहाँ है? मीरपुर खास में, और उसका जो शागिर्द था वो उमरकोट में। ऐसा ही है ना बेटा? क्या बात है। कराची वालों से तो मांगो तो गुटखा ला के दे देंगे, लो सर ये खा लो, इनसे तो यही मिल सकता है। ठीक है जनाब, पढ़ा बेटा आप लोगों ने? ओके, चलें आगे। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने आ गई बेटा। डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं। डिस्क्रीट में हमारे पास क्या क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल की। और कंटिन्यूस वेरिएबल की क्या एग्जांपल्स हैं? हाइट है, एज है, अच्छा प्रॉफिट है, ये सब क्या है बेटा? कंटिन्यूस वेरिएबल। ये पॉइंट क्लियर है हम सबको? आगे चले। इसके बाद बेटा दूसरी चीज़ जो हमारे सामने है वो है बेटा प्राइमरी डेटा वर्सेस सेकेंडरी डेटा। डेटा जो है वो प्राइमरी भी होता है और डेटा जो है वो सेकेंडरी भी होता है। तो प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा होता है बेटा? प्राइमरी डेटा होता है डेटा कलेक्टेड फॉर द प्रॉब्लम इन हैंड। प्राइमरी डेटा बेटा कौन सा डेटा होता है? जो आपके प्रॉब्लम के लिए, जो आप यानी रिसर्चर की नीड के लिए कलेक्ट होता है, उसको हम क्या, कौन सा डेटा कहते हैं? प्राइमरी डेटा। जबकि सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स फॉर सम अदर पर्पस। वो डेटा जो कोई और कलेक्ट करे, किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया हो, उस डेटा को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ।
देखिए बेटा, आप लोगों को याद होगा जब आज का मैंने लेक्चर स्टार्ट किया आप लोगों के साथ, तो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि बेटा आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ज़रा बता दें मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था। उसकी एक रीज़न है। देखो बेटा, अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें, ठीक है, तो वहाँ पर जो टीचर आपके सामने खड़ा होता है उसको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये कोई प्री इंजीनियरिंग का होगा या कोई कॉमर्स वाला मेरे सामने बैठा होगा। उसको मालूम है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स आके बैठे हुए हैं ये सब के सब बायो पढ़कर आए हुए हैं। ऐसा ही है। इसी तरह जब आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी टीचर के सामने ये इशू नहीं होता। उसको मालूम है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये सब के सब मैथ्स पढ़ कर आए हैं इंटर के अंदर। लेकिन हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये आता है बेटा कि हम कहते हैं कि आप चाहे डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या आप कॉमर्स के साथ हैं, जिस भी आप फील्ड से हैं कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं, हम आपको सब कुछ खुद पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर एज ए टीचर हमारे सामने एक इशू आता है और वो ये आता है कि हम अपने लेक्चर को किस लेवल से स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर मेरे पास कॉमर्स वाले कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं? 1, 2 और 3। और आप में से तो शायद ये बेसिक चीज़ें हो सकता है पढ़ी हो सकता है ना भी पढ़ी हो। तो आप लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से ये चीज़ें नहीं पढ़ी होती। तो होता क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल से स्टार्ट कर दूं तो ये लोग तो कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन वो जो मेडिकल वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो परेशान हो जाएंगे। ये तो नाम हमने कभी नहीं सुने, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, तो परेशानी होगी ना। और अगर मैं बहुत नीचे के लेवल पे चला जाऊं तो फिर मेरे सामने प्रॉब्लम आता है, ये लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। और 2 साल भी यही पढ़ते रहे, अब फिर वही पढ़ाए जा रहे हैं मेरी चीज़ें। तो समझ में आ रहा है मेरा इशू समझ में आ रहा है। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि मैं किस लेवल से स्टार्ट करूँ। तो मैं ज़रा क्लास का एक आइडिया ले लेता हूँ। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये है, जो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज की, वो ये थी कि मैंने आप लोगों से पूछ लिया, हाँ भाई मेडिकल इंजीनियर वगैरह पूरे क्लास का डाटा मेरे सामने आ गया, ठीक है। ये डाटा किसके लिए कलेक्ट हुआ? प्रॉब्लम किसको था? तो मेरे लिए ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा। क्यों? क्योंकि ये मेरी ही नीड के लिए कलेक्ट हुआ है, चाहे मैं खुद करूं या किसी से कलेक्ट करवा लूं। यानी मैंने खुद आपसे पूछ के डाटा कलेक्ट कर लिया, या मैं ये भी कर सकता था कि मैं आपसे कहता बेटा ज़रा सब मेरे बिहाफ पे सबसे ये डाटा कलेक्ट करके मुझे ला दो। तो असल चीज़ क्या है कि डाटा कलेक्ट क्यों हो रहा है? ये रिसर्चर की नीड के लिए, उसके प्रॉब्लम के लिए कलेक्ट हो रहा है, इसलिए उसके लिए क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी डाटा। अच्छा, अब यही डाटा मैं एक और तरीके से भी ले सकता था, और वो ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आप लोगों ने ये एडमिशन ले लिया। तो जब आप किसी जगह एडमिशन लेते हैं तो आप एक एडमिशन फॉर्म फिल कर देते हैं। उस एडमिशन फॉर्म पे आप बहुत सी डिटेल्स अपनी लिख देते हैं। बेटा आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ आप वहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं क्लास में आने से पहले थोड़ी देर के लिए एडमिन ऑफिस चला जाऊँ, उनसे कहूँ जरा बच्चों के फॉर्म मुझे दिखा दें आप। वो बच्चों के फॉर्म सामने रखूँगा, ऐसे ऐसे एक एक पेज पर लटता जाऊँगा, मिस्टर ए प्री मेडिकल, मिस्टर बी इंजीनियर, पूरी क्लास का डाटा मेरे सामने आ जाएगा ना। अब सवाल ये है कि क्या वो एडमिशन फॉर्म इसलिए फिल हुआ था कि टीचर को दिखाएंगे? वो एडमिशन फॉर्म उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए रखा है, टीचर के लिए नहीं फिल करवाया ये डाटा। तो वो डाटा उनके लिए कलेक्ट हुआ है, उनके पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ है, तो उनके लिए वो प्राइमरी डाटा है। मैंने उसको अपने लिए यूज किया तो मेरे लिए सेकेंडरी। तो डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स फॉर सम अदर पर्पस, वो डाटा जो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ हो, उसको जब आप अपनी रिसर्च में यूज करेंगे तो आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा है। तो एक ही डाटा एक वक्त में एक बंदे के लिए प्राइमरी और दूसरे के लिए सेकेंडरी हो सकता है। तो डाटा को हम कैसे पहचानेंगे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है? कलेक्ट क्यों हो रहा है, किस काम के लिए कलेक्ट हुआ है? रिसर्चर की नीड के लिए कलेक्ट हुआ है तो प्राइमरी है। किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था और उसको आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई रिसर्च करने बैठा हूँ और मुझे ज़रूरत पड़ती है उस रिसर्च के अंदर कि मैं कोट करूँ कराची की पॉपुलेशन कितनी है, मिसाल के तौर पर। तो अब वो मैं कहाँ से उठाऊँगा वो पॉपुलेशन का डाटा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से जाके उठा लूँगा कि जी कराची की पॉपुलेशन इस सेंसस के अकॉर्डिंगली ये है। तो क्या वो जो डाटा कलेक्ट हुआ है
वो रिसर्चर के लिए हुआ था, नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए प्राइमरी डाटा है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कलेक्ट किया है। आप जब उसको अपनी रिसर्च में कहीं यूज़ कर रहे होंगे तो आपके लिए सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा जो रिसर्चर की नीड के लिए कलेक्ट होता है, प्रॉब्लम इन हैंड के लिए कलेक्ट होता है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा जो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ हो, आपने उसको अपने लिए यूज़ किया। हाँ जी, टाइम तो नहीं हो गया क्लास का? खैर 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं तुम लोगों को, क्या याद करोगे तुम लोग? पहले दिन इतना पढ़ा दूंगा तो कहेंगे ना यार बच्चे भाग ही ना जाए ना। खैर है, अभी आप लोगों की डेमो क्लासेस चल रही हैं। देखो एक वो बना लो, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देना, मैं उस पर सबको डाल दूँ। 0300 9630 858 0300 9630 858। नाम है मेरा नईमुल्ला, NAEEMULLAH स्पेस के साथ। ठीक हो गया बेटा, एक ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उस पर मैं आपको ये सारी चीज़ें भेज दूंगा, इंशाल्लाह ताला आपके साथ चलेंगे। बस करना ही है बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, रोज़ पढ़ा करो, ठीक है। CA को बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थोड़े से कंसिस्टेंट हो। मेहनत अच्छी चीज़ है, लेकिन गधे की तरह नहीं करनी कि सुबह से लेकर 18-20 घंटे पढ़ने की कोई कहानी नहीं है। बट 2-3 घंटे मैक्सिमम टोटल पढ़ लो ना दिन में। 2 घंटे भी अगर बच्चा सही दिल लगा के फोकस के साथ बैठ के पढ़ ले ना, 2 घंटे भी बहुत होते हैं। दो नहीं, कोई मतलब ये चीज़ वेरी कर सकती है, किसी के लिए 2 घंटे बहुत है तो किसी के लिए हो सकता है 3 घंटे हो, लेकिन बस यही टाइम है। 2-3 घंटे रोज़ पढ़ो, डेली पढ़ो, 2-3 घंटे पढ़ो, बहुत है, पेपर तुम्हारे निकल जाएंगे। बाकी मैं आप लोगों को जो है ना कोई होमवर्क नहीं दिया करता, मेरी डिक्शनरी में होमवर्क नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जितना भी काम है क्लास में करेंगे, बस क्लास में रेगुलर रहो, अपनी चीज़ें पूरी रखो, हथियार आपके पास पूरे होने चाहिए, कैलकुलेटर, कॉपी, पेन सब कुछ होना चाहिए। क्लास में बैठ के काम करो, जाओ जाके पेपर दे दो, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। ठीक हो गया, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी बेटा, अल्लाह हाफिज़। अब आप लोगों की कोई और क्लास है? हो गई क्लास? चले, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से भी मुलाकात होगी।